टू दिस ट्यूटोरियल, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। सो मैंने बताया था कि स्टोमेटा को डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन, डेली मूवमेंट्स के बेस पे और सब्सिडियरी सेल की साइज, शेप व नंबर के बेस पे उनको प्लांट्स में अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है। और डाइकोट्स में कैसे डिवाइड किया गया था, मोनोकोट्स में कैसे डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको अच्छे से बता चुकी। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपके स्टोमेटल इंडेक्स या रंध्रीय सूचकांक। तो रंध्रीय सूचकांक क्या होता है कि लीफ की एपिडर्मिस के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित सेल्स की स्टोमेटा की कुल मात्रा या स्टोमेटा का कुल प्रतिशत रंध्रीय सूचकांक कहलाता है। दोबारा से समझेंगे, किसी लीफ की एपिडर्मिस पर इकाई क्षेत्र में उपस्थित सेल्स में उपस्थित स्टोमेटा की संख्या का कुल प्रतिशत रंध्रीय सूचकांक कहलाता है। इसको इस फॉर्मूला द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो लोकली अपन क्या बोलेंगे कि किसी लीफ की एपिडर्मिस में इकाई क्षेत्र में उपस्थित सेल्स में से स्टोमेटा का कुल प्रतिशत रंध्रीय सूचकांक कहलाता है। मीन्स उन कंप्लीट जो एपिडर्मल सेल्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो उन सेल्स की तुलना में कितने कम है या कितने ज़्यादा है, उनकी कुल मात्रा का प्रतिशत रंध्रीय सूचकांक कहलाता है। इसको इस फॉर्मूला द्वारा I = S/E + S × 100 द्वारा डिनोट करते हैं। I है यहाँ पे रंध्रीय सूचकांक, S है यहाँ पे इकाई क्षेत्र में उपस्थित स्टोमेटा के नंबर और E है इकाई क्षेत्र में उपस्थित एपिडर्मल सेल्स की संख्या। तो किसी भी लीफ की एपिडर्मिस में इकाई क्षेत्र में उपस्थित एपिडर्मल सेल्स में से स्टोमेटा का कुल प्रतिशत रंध्रीय सूचकांक कहलाता है। ठीक है, मान लो हमें कोई लीफ दे दी गई, ये लीफ है, तो हम इसकी सबसे पहले पील उतारेंगे। पील उतारने के बाद में हम उस मेम्ब्रेन को जब स्टैन करेंगे और उसका एक सेक्शन लेंगे, तो उस सेक्शन में आने वाली टोटल एपिडर्मल सेल्स कितनी है और कितनी सेल्स में स्टोमेटा प्रेजेंट है, इस बेस पे हम उसके रंध्रीय सूचकांक का पता लगाते हैं। फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है
रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। तो रंध्रों का खुलना व बंद होना गार्ड सेल्स की टर्गर प्रेशर का बढ़ना या घटना निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में बोले तो कि रंध्रों का खुलना व बंद होना टर्गर प्रेशर, जिसे हम टीपी भी बोलते हैं, के बढ़ने व घटने पर निर्भर करता है। तो नॉर्मल हम समझें कि ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स जब वाटर एब्जॉर्व करेगी, वाटर एब्जॉर्व करने से इसमें टीपी का मान बढ़ेगा, मीन्स इसमें टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो गार्ड सेल्स है वो एक दूसरे से दूर चली जाएगी या फैल जाएगी, या इनकी जो आउटर वॉल है वो एक दूसरे को पृथक कर लेगी और इस तरह स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी कि रंध्रों का खुलना व बंद होना गार्ड सेल्स के टीपी पर निर्भर करता है। अगर गार्ड सेल्स वाटर एब्जॉर्व करेगी तो वह फूल जाएगी और उसमें टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे जो स्टोमेटा की आउटर वॉल है वो बाहर की तरफ खींचेगी और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसको सिंपली हम ऐसे समझेंगे, कंसिडर करो ये गार्ड सेल्स है, इन्होंने वाटर एब्जॉर्व किया और ये स्टोमेटा खुल गए, इनकी टीपी का मान बढ़ गया और ये जो आउटर वॉल्स है वो बाहर की ओर खुल गई। जब वाटर की कमी होगी तो टर्गर प्रेशर का मान कम होगा, मीन्स भित्तीय दाब का मान कम होगा और ये स्टोमेटा धीरे धीरे अंदर की ओर खिंच जाएंगे और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो स्टोमेटा का बंद होना और खुलना टर्गर प्रेशर पर निर्भर करता है या टीपी पर निर्भर करता है। स्टोमेटा की क्रियाविधि या स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। स्टोमेटा की बंद होने और खुलने की क्रियाविधि को समझने के लिए निम्न थ्योरीज दी गई है, जिसमें से फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स हाइपोथेसिस, या गार्ड सेल्स में प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मॉल ने किया था, मॉल ने किया था। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो डे कंडीशन होती है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होगा तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा, देन
इसको समझने के लिए एक रे फॉर्म में मैकेनिज्म को मैं बना रही हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स हाइपोथेसिस का प्रतिपादन या इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे वी मॉल। इनके अकॉर्डिंग जब प्लांट्स में डे टाइम होता है तो डे टाइम होने से उसकी लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कहाँ? गार्ड सेल्स में। मैंने जब स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल कंटेंट होता है। तो ये थ्योरी भी यही बोल रही है कि गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इससे क्या होता है? डे कंडीशन में गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगा जिससे गार्ड सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का जब फॉर्मेशन होगा तो जो कोशिका रस होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं वो अपनी नेबरिंग सेल्स से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी जिससे उसके टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब का मान बढ़ता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसके विपरीत जो नाइट कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है वो उनको मिल नहीं पाती और डार्क के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता और ना ही उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है जिससे जो कोशिका रस होती है उसकी कंसंट्रेशन एकदम गिर जाती है और जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है और जो गार्ड सेल्स में जो वाटर था वो नेबरिंग सेल्स में चला जाता है। मीन्स एक्सो ऑस्मोसिस हो जाता है, बहिःप्रासरण हो जाता है और टर्गर प्रेशर का मान भी घट जाता है जिससे उनकी अंतःभित्तियाँ पास पास आ जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स हाइपोथेसिस का प्रतिपादन वी मॉल ने किया था। इनके अनुसार दिन के टाइम में गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जब बनेंगे तो कोशिका रस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और एंडोस्मोसिस होगा। उसके बाद में टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और स्टोमेटा ओपन होंगे। इसके विपरीत क्या होता है? नाइट में जब लाइट उपलब्ध नहीं होती तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कोई कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं होगा जिससे सेल सेप या कोशिका रस की कंसंट्रेशन एकदम गिर जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिरेगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, टर्गर प्रेशर का मान भी घटेगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इस तरह आपके ये हाइपोथेसिस होती है। जो सेकंड हाइपोथेसिस है वो है
सेकंड जो आपकी थ्योरी है शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन हाइपोथेसिस, जिसका प्रतिपादन लॉयड ने किया था। इसके अनुसार क्या होता है कि डे कंडीशन में शुगर एंड नाइट कंडीशन में या डार्क में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे उनकी परासरण सांद्रता में अंतर आता है। और इसके द्वारा ही स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। सो शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन हाइपोथेसिस लॉयड द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार डे कंडीशन में शुगर का फॉर्मेशन होता है और नाइट कंडीशन में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, जिससे उनकी परासरण सांद्रता में अंतर आता है। इस परासरण सांद्रता में अंतर आने से स्टोमेटा बंद होते हैं और खुलते हैं। इसको रे फॉर्म में समझेंगे। जब डे कंडीशन होती है या लाइट के अंदर शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है और स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होती है, तो जब शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे। जब नाइट में स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। और इस तरह आपकी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मीन्स इसके कुछ दोष ये हैं कि परासरण सांद्रता का, या यूँ बोले कि गार्ड सेल्स में स्टार्च का अधिक संचय नहीं हो सकता, जिससे उसकी भित्तियों पे कोई दाब उत्पन्न नहीं होता है। थर्ड है आपके पीएच थ्योरी। इसका प्रतिपादन सायरे ने किया था। इस थ्योरी के अनुसार स्टार्च का शुगर में इंटर कन्वर्जन गार्ड सेल्स की पीएच पर निर्भर करता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पीएच थ्योरी, इसका प्रतिपादन सायरे ने किया था। इसके अनुसार स्टार्च और शुगर का इंटर कन्वर्जन गार्ड सेल्स की पीएच पर निर्भर करता है। जो ऊपर की थ्योरी में दिया हुआ था वो था परासरण सांद्रता में अंतर आने से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, जबकि सायरे के अनुसार स्टार्च जब शुगर में चेंज होता है और शुगर जब स्टार्च में चेंज होता है तो ये गार्ड सेल्स की पीएच पे निर्भर करता है कि स्टोमेटा बंद होंगे कि खुलेंगे। इसको भी एक रे फॉर्म में हम समझेंगे, या इसको यहाँ ऐसे समझते हैं कि जब गार्ड सेल्स में पीएच का मान बढ़ेगा, मीन्स 7 से 7.5 के बीच में रहेगा,
या एवरेज 7 से 7.5 रहेगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे। लेकिन जब पीएच का मान कम हो जाता है, मीन्स 5 के अबाउट आ जाता है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। दोबारा समझेंगे पीएच थ्योरी। सायरे के अनुसार स्टोमेटा का बंद होना व खुलना गार्ड सेल्स की पीएच पे निर्भर करता है। अगर गार्ड सेल्स की पीएच ज़्यादा होती है, मीन्स 7 से 7.5 होती है, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और अगर गार्ड सेल्स की पीएच कम होती है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। इसे स्टीवर्ट ने अमान्य कर दिया था। ये इसका दोष है कि पीएच का गार्ड सेल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसको रेफॉर्म में हम कैसे समझेंगे? जब प्लांट्स में डे कंडीशन में गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 कम होगी या CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी। जब CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी अम्लीयता घटेगी। अम्लीयता घटेगी मीन्स उसकी क्षारीयता बढ़ेगी, मीन्स उसकी pH इंक्रीज होगी 7 से 7.5 के अबाउट। फिर ये जो pH इंक्रीज होगी वो एक एंजाइम को एक्टिव करती है जिसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को वाटर सोल्यूबल ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देता है और जिससे सेल सेप की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। जब सेल सेप की कंसंट्रेशन हाई होगी तो गार्ड सेल की OP और DPD का मान बढ़ेगा जिससे एंडोऑस्मोसिस होगा और टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब डार्क कंडीशन आएगी तब क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो डार्क के टाइम आपको पता है CO2 की कंसंट्रेशन फिर हाई हो जाती है जिससे एसिडिटी बढ़ेगी और pH का मान घटेगा, मीन्स 5 हो जाएगा। और जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे और जब एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो जो वाटर सोल्यूबल ग्लूकोज
1 फॉस्फेट बना था, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर से अविलेय स्टार्च में चेंज हो जाता है और सेल सेप की कंसंट्रेशन फिर से लो हो जाती है और ओपी और डीपीडी का मान कम हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है, फिर टीपी का मान भी कम होगा और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो इन दोनों में एकदम विपरीत चलता है कि डे कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी, एसिडिटी कम होगी, पीएच का मान बढ़ेगा, जिससे फॉस्फोराइलेज एंजाइम का एक्टिवेशन होता है, जिससे स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो वाटर सोल्यूबल होता है का फॉर्मेशन होता है, सेल सेप की कंसंट्रेशन बढ़ती है, फिर ओपी और डीपीडी का मान बढ़ेगा, एंडोऑस्मोसिस होगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट क्या होता है, जो डार्क कंडीशंस होती है, लाइट की कमी होती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी भी बढ़ेगी और पीएच का मान कम होगा और एंजाइम लो पीएच पर इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या जल विलेय शर्करा का निर्माण हुआ था वो वापस से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और सेल सेप की कंसंट्रेशन भी गिर जाती है, ओपी और डीपीडी का मान भी गिर जाता है और एक्सोऑस्मोसिस होता है, जिससे टर्गर प्रेशर भी गिर जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इसके साथ ही आपकी पीएच थ्योरी ख़त्म होती है। इसके आगे हम स्टीवर्ट थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू।